हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 92। इससे पहले ऑलरेडी हमने 91 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं? सवाल है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं? ऑप्शन है कांगो, लिम्पोपो, माही, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा लिम्पोपो। याद रखिएगा, लिम्पोपो अफ्रीका की नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, सिंपल सा वे में याद रखिएगा, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं, जबकि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक ना। और माही नदी ये भारत की नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं, जबकि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, अब मैप पर देख सकते हैं, ये वाला आपका जो है ना, ये है लिम्पोपो नदी जो कि अफ्रीका की नदी है, और ये कर्क रेखा को, ये माफ़ कीजिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन, काठमांडू, हेग, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर काठमांडू। सार्क का सचिवालय काठमांडू है जो कि नेपाल की राजधानी भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सचिवालय सार्क का कहाँ है? तो ये काठमांडू है जो कि नेपाल की राजधानी है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था 1985 को। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, सार्क में पहले 7 सदस्य देश थे, लेकिन 2007 में 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान को बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। सार्क का सदस्य कौन कौन हैं? तो याद रखिएगा, पहला है भारत, कह सकते हैं भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मालदीव है। ठीक है ना, म्यांमार नहीं है, माफ़ कीजिएगा, है ना, म्यांमार इसमें नहीं आएगा। और श्रीलंका है, और एक आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये सार्क के महत्वपूर्ण 8 सदस्य देश हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, और वहीं बात करें हम यहाँ पे वाशिंगटन के बारे में। ठीक है ना, तो वाशिंगटन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, ये वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और हेग में याद रखना है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है ना, चलिए, और ये भी ध्यान रखिएगा कि सार्क बैंक तथा सार्क विश्वविद्यालय ये भारत में स्थित है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी आई है, याद रखिएगा, सार्क बैंक तथा सार्क विश्वविद्यालय भारत में स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालिसा कहा जाता है? ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को, या फिर उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर के बीच चलने वाली हवाओं को कहा जाता है, या फिर जाड़े में चलने वाली बहुत ठंडी हवाओं को कहा जाता है, या फिर सदिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को कहा जाता है तूफानी चालीसा। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को तूफानी चालीसा कहा जाता है। इसे गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चिकता साठा, ठीक है, आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, आप लोग को हम बताए हैं ना कि कोरियोलिसिस जो बल होता है क्या होता है, ये आप लोग को पहले शायद बताए हैं कई बार हम शायद, कि कोरियोलिसिस जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, ये क्या होता है। तो हमने बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, है ना। मूल जो दिशा है उससे क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, इसे ही कोरियोलिसिस प्रभाव कहते हैं। कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये भी आपको याद रखनी है। कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरल ने सर्वप्रथम बताया था, इसी कारण इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है 1-2 बार, है ना, कि कोरियोलिसिस बल क्या है, इससे संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। फिलहाल तूफानी चालीसा के बारे में याद रखना है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को कहा जाता है तूफानी चालीसा। इसे तूफानी चालीसा के अलावा स्थानीय रूप से प्रचंड पचासा, चिकता साठा या फिर गरजता चालीसा आदि स्थानीय नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहला दे रखा है पुलिकाट झील, जो कि तमिलनाडु में, बिल्कुल करेक्ट मैच है यहाँ पर। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो सबसे खारे पानी का झील भी है, तो बिल्कुल सही है ना। बात करें वुलर झील के बारे में, तो ये कश्मीर में है, तो ये कथन गलत दिख रहा है। और सांभर झील, ये तो राजस्थान में है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। पूछा है कौन सही मिलान नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, ये सही मिलान नहीं है। वुलर झील कहाँ है, वुलर झील कश्मीर में स्थित है, ये कश्मीर में है आपका। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। यहाँ 5 देशों में फैली हुई है। ये जो कैस्पियन सागर है 5 देशों में फैली हुई है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ठीक, और भारत में चिल्का झील है जो ना, और सांभर झील, ये एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में चिल्का झील और सांभर झील ये एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ठीक है, वहीं बात करें मीठे पानी के झील के बारे में, तो ये पूरे दुनिया में बात किया जाए तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। वहीं बात करें भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, तो ये वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिला में स्थित है ना। बाकी आप देख सकते हैं कि ये कोलेरू झील हम कई बार बता चुके हैं कि आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील कई बार बता चुके हैं कि ये महाराष्ट्र में है। वेवनाड झील ये केरल में है, और खुरपाताल झील ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो साथ ही साथ इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते चलिएगा, है ना, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बताना है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन दे रखा है 30%, 50%, 60%, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 73% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, कितना, 73%। अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना है बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसी का अगर आप निकालते हैं 73%, कितना, 73% निकालेंगे तो जितना निकलेगा वो उसका हो जाएगा प्रभावित क्षेत्र। तो निकल करके आएगा लगभग 73% है, तो 2/3 निकालिएगा इसका, है ना। तो आई थिंक ये 65-66 हज़ार वर्ग किलोमीटर के आसपास आपका निकलना चाहिए। एक बार निकल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी है इसका सही जो आंसर वो कितना है,
ये ऑप्शन होगा क्योंकि 73% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि बिहार राज्य के कुल 38 जिलों में से 28 जिला में देखेंगे कि ये बाढ़ का खतरा बना रहता है। 38 में से 28 जिलों में बाढ़ का खतरा बना रहता है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष पड़ा था? 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष पड़ा था? 1967, 1970, 1975, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन 1967। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल वर्ष 1967 में पड़ा था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 1967 ईस्वी के काल में बिहार में लगभग 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल है बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? सवाल है बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030, 2025, 2035, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई ऑप्शन। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है, 2040 तक। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ई ऑप्शन है। ठीक है ना, और साथ ही साथ बात करें यहाँ पे हम ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में भारत के पीएम मोदी ने घोषणा किया है कि 2070 तक, कब? 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा। ठीक है, जबकि बिहार सरकार 2040 तक रखा है, जबकि भारत का लक्ष्य है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाए। ठीक है, तो ये दोनों डेटा को याद रखना है। बिहार के लिए 2040 है, जबकि पूरे भारत के लिए 2070 है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य रखा गया था 2025 रखा गया है। बिहार के लिए हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बिहार के लिए हम बात कर रहे हैं कि सभी घरों में प्रीपेड मीटर 2025 तक लगाने का लक्ष्य है। 100% साक्षरता प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 रखा गया है। ठीक है, ये हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 2030 क्या है? तो ये बिहार सरकार 100%, अब ये कर पाएगी या नहीं ये तो बात की बात है। 100% साक्षरता प्राप्ति, ठीक है। वहीं बात करें हम यहाँ पे 2030 में ही हेपेटाइटिस को समाप्ति करने के भी लक्ष्य रखा गया है। 100% साक्षरता तो प्राप्त करना ही है, साथ ही साथ हेपेटाइटिस को समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है 2030 तक ही। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। टीबी का जो है वो 2025 रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2025 तक, 2025 तो चल ही रहा है, तो ये टीबी समाप्ति का ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सवाल जहाँ से पूछे आपको सही आंसर टिक करनी है। चलिए अगला सवाल है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, बताना है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है कौन सा है? गया, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिम चंपारण। ध्यान दीजिएगा बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जो जिला है वो है पश्चिम चंपारण। ठीक ना, याद रखिएगा बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। अच्छा, बात करें हम यहाँ पे अगर न्यूनतम के बारे में, ठीक है, अगर सर्वाधिक की जगह पर अगर न्यूनतम होता तो अर्थात सवाल ऐसा होता कि बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तब इसका आंसर होगा शिवहर।
ठीक है, क्या हो जाएगा, शिवहर। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अच्छा, यहाँ पे ये तो हो गया आपका एसटी के बारे में, है ना, ये एसटी हो गया आपका शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे कहते हैं। अगर एससी के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, एससी के बारे में पूछ लिया जाए कि बिहार में सर्वाधिक एससी या फिर शेड्यूल कास्ट जिसे कहते हैं, अनुसूचित जाति के बारे में बात करते हैं, है ना, तो बिहार में सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट वादी वाला जिला कौन सा है, तब याद रखिएगा गया होगा, है ना। ये सर्वाधिक एससी के बारे में बात कर रहे हैं, सर्वाधिक एससी अर्थात शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति कहाँ पे देखने को मिलेगा, गया में। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूल्यतः संबंधित संगठन है। सवाल है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूल्यतः संबंधित संगठन है। नीरी, ICAR, CSIR, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन नीरी, NEERI नीरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्यावरणीय आयोजन से संबंधित है नीरी। ठीक है, पर्यावरणीय दृष्टि से भारत में वायु प्रदूषण में देखा जाए तो दिल्ली का स्थान अत्यंत ही प्रदूषित शहरों में शामिल किया जाता है। ठीक है, और पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और अच्छा, एक चीज़ पूछा जाता है कि कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है, ये पर्यावरण से ही संबंधित है कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण से ही संबंधित है। अगला सवाल है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। सवाल है ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष या फिर 10⁷ प्रकाश वर्ष या फिर 10⁸ प्रकाश वर्ष, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है आपदा प्रबंधन के प्रमुख अंगों में कौन निम्नलिखित में शामिल है। पहला है पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण, आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां, आपदा के बाद प्रबंधन कार्य, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या दिया है, आपदा प्रबंधन के प्रमुख अंग कौन से हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है यहाँ पे पूर्वानुमान, चेतावनी, प्रशिक्षण, ठीक, आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियां और आपदा के बाद मैनेजमेंट का जो कार्य होता है वो। तो आप देखेंगे यहाँ पे सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा आपदा प्रबंधन में कि यहाँ पर जो दिए गए हैं जो भी हैं ये सभी शामिल होंगे इसमें। आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण सामुदायिक कार्य है। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंग होते हैं और तीनों ही अंगों की सफलता में समुदाय की सहभागिता होती है। ये 3 अंग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, पहला है पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रशिक्षण, दूसरा है आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियाँ और तीसरा है आपदा के बाद प्रबंधन कार्य। ये सभी आपदा प्रबंधन के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, और इस सभी में सामुदायिक जो भागीदारी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है। सवाल है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखा है दक्षिण अंडमान, दक्षिण निकोबार, लिटिल अंडमान, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन दक्षिण अंडमान। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल है बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन है दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए ऑप्शन दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र। बिहार के दक्षिणी पठार के पश्चिम में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि दक्षिण पठार का पश्चिमी भाग में
कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से जिलों को शामिल किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कैमूर, रोहतास, गया, इन सबको शामिल किया जाता है, ठीक है, इन क्षेत्रों में। ठीक है, बिहार के दक्षिण पठार के पश्चिम में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है और इसमें शामिल किया जाता है कैमूर, रोहतास और गया आदि को। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि बिहार में आर्द्र पतझड़ वन सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के क्षेत्र में पाया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि आर्द्र पतझड़ वन कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट, शुष्क पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर या कुछ कम होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर या इससे कुछ कम होता है, वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कहाँ कौन सा क्षेत्र है, तो ये दक्षिणी पठार के पश्चिम क्षेत्र है। ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी है? ऑप्शन है 4018 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, 4180 किलोमीटर, इससे अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पुराना जो डेटा है उसके अनुसार 4096 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कि अभी जो नया इसमें से कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि नया जो सैटेलाइट जो अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी, हमारा न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी अभी जो तय की गई हैं सीमा रेखा, इसमें कुछ वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि हमारे पास अब एडवांस टेक्नोलॉजी वाला जो मिला है ना, तो उससे जो भी सीमा का निर्धारण किया गया है तो इसमें से कुछ बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो कुछ चेंजेस थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पुराना डेटा है, तो हम जब 100वां सेट लेकर के आएंगे ना, तो उसमें हम इसको पूरी तरीके से बताएंगे डिटेल्स में कि कितना का वृद्धि हुआ है, किस राज्य में कितना क्या हुआ है, किस में कमी देखने को मिली है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिर से सर्वे किया गया है, बाउंड्री को वहाँ पर कैथी किया गया, लेंथ को मापी गई है, जिसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, तो इन सभी डेटा को हम 100वां सेट मेरा इंतजार कीजिए, उसमें हम डिटेल समझाने वाले हैं, और उसमें समझिए कि जो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, निश्चित तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन उस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम पूरा क्लियर करेंगे। तो ये डेटा मान के चलिए कि पुराने डेटा है, नया डेटा आपको 100वां सेट हम देने वाले हैं। ठीक है, तो इंतजार कीजिए 100वां सेट का। फिलहाल मान के चलिए कि बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है, तो ये 4096 किलोमीटर है। सवाल अभी जब नया आएगा तो पूछा, वहाँ पे लिखा जाएगा कि नए सर्वे के अनुसार बांग्लादेश का सीमा रेखा कितनी लंबी है, ऐसा पूछा जाएगा, है ना। जो कि ये देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है ये भारत के साथ, है ना। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कांजीरंगा किस राज्य में है? असम, मेघालय, उत्तराखंड, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। कांजीरंगा असम राज्य में स्थित है ना। ये तो आसान सा सवाल था, वैसे सबको पता होगा। ठीक है, कांजीरंगा असम में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि एक सिंग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए, मेघालय में एक पूछा जाता है नोकरेक, है ना, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो याद रखिएगा यहाँ पर नोकरेक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे उत्तराखंड में बारे में बात करें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, केदारनाथ बर्ड सेंचुरी काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, केदारनाथ बर्ड सेंचुरी जो कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं, कौन सा है? पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, हिमालय व पश्चिमी घाट, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन, हिमालय व पश्चिमी घाट। ठीक है, हिमालय व पश्चिमी घाट। अब देखेंगे कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पूरे वर्ल्ड में कुल मिलाकर के 36 हॉटस्पॉट हैं। कितना? 36, है ना। तो पूरे वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट्स जो हैं उन्हें चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 4 भारत में हैं। कौन कौन? पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और एक सुंदरलैंड। ठीक है, तो ये 4 का नाम याद रखिएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, मिल जाएगा आपको यहाँ पर 4 ये वाले हैं, है ना। इन चारों को आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके वाला ये ध्यान रखिएगा कि
कि पृथ्वी की जैव विविधता अनेक पारितंत्रों में विभाजित है। दुनिया में देखने को कम से कम तो दुनिया में 1000 से अधिक प्रमुख पारित क्षेत्र हैं। कितना? 1000 से अधिक। इनमें से 2 सबसे समृद्ध, सबसे दुर्लभ और सबसे विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र कहे जाते हैं। इन क्षेत्रों को ग्लोबल 200 कहा जाता है। इन क्षेत्रों को ग्लोबल 200 के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इन सब कुछ यहाँ पर PDF में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, चलिए लेते हैं तब तक अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में कुल वन विस्तार कितने प्रतिशत पर है। सवाल है भारत में कुल वन विस्तार कितने प्रतिशत पर है। ऑप्शन है 18.6%, 25.9% या फिर 24.62%, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 24.62% क्षेत्र पर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। कई बार बता चुके हैं और ये भी बताए हैं कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए 33% भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए। और बात करें यहाँ पे सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में सर्वाधिक वन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप देखेंगे तो 85% के लगभग या फिर 84 दशमलव कह सकते हैं 53% देखने को मिलता है। और सबसे कम हरियाणा में देखने को मिलता है, जहाँ पर मात्र कितना मिलता है, कितना वन है, 3.2% है ना। ये सर्वाधिक है, ये न्यूनतम है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा भारत से मिलती है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसकी जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा भारत से मिलती है। ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान म्यांमार का जो देश है, इसकी जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा भी भारत से मिलती है। ठीक है, ये दोनों देशों का। इसके अलावा एक देश और भी है, कौन सा देश है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 ऐसे देश हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जिसकी जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा भारत से मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। और ये भी याद रख सकते हैं, है ना, ये भी याद रखना है कि भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं, कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव। ठीक, और भारत के साथ कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा होती हैं। ठीक है, सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगता है 4096 किलोमीटर और सबसे कम लगता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अब श्रीलंका के पर याद रखिएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों की सीमा जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा भारत से मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। 1841, 1851, 1941, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 1851 ईस्वी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 ईस्वी में किया गया था। और बात करें इसका मुख्यालय के बारे में, तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, कब बोई जाती हैं? तो याद रखिएगा, खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती हैं। ठीक है, खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती हैं। इसमें से बात करें खरीफ फसल के उदाहरण में कौन कौन से आएंगे, तो खरीफ फसल में आता है जैसे चावल, ज्वार,
बाजरा, ठीक है, ज्वार हो गया, चावल मक्का हो गया, कपास है इसमें, मूंग का दाल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आदि जो इतने दिए गए हैं सभी खरीफ की फसल के उदाहरण हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पे इसकी अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक होती है, अर्थात जून जुलाई से बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर से काट लिया जाता है, ठीक है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रबी फसल के उदाहरण हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, जौ है, चना है, सरसों, मटर, आलू, ये सभी क्या है, रबी फसल के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।